हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसे कि हम जानते हैं हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर चल रहा है। सो हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे टॉपिक फिनिश कर लिए हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। लास्ट लेक्चर में हमने शील्डिंग एंड डीशील्डिंग का जिक्र किया था। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बोला था कि शील्डिंग एंड डीशील्डिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं विद शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। केमिकल शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट मतलब कोई भी चीज शिफ्ट हो रही है। सपोज मैं यहां अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया तो ये मेरा शिफ्ट हो गया। तो केमिकल शिफ्ट क्या हुआ कि कोई भी केमिकल सिग्नल का अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? या तो वो शिफ्ट हो रहा है शील्डिंग की वजह से या फिर डीशील्डिंग की वजह से। मैं एक बार एनएमआर स्केल बनाता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा 0 to 10 ppm तक स्केल रहेगा, ठीक है, या इसको डेल्टा वैल्यू बोली या फिर हमने बोला इसको ppm, वट एवर जो भी आपको अच्छा लगे। हमने टाउ वैल्यू अगर जो हम रिवर्स करते हैं 0 यहां पर मार्क करते हैं और 10 यहां पर मार्क करेंगे तो वो हमारी टाउ वैल्यू, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेल्टा वैल्यू का जिक्र करते हैं यहाँ पे। सो केमिकल शिफ्ट क्या हुआ कि किसी केमिकल का शिफ्ट होना बिकॉज ऑफ शिफ्ट किस वजह से होता है? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि 0 की तरफ वाला रीजन शील्डेड रीजन होगा और टुवर्ड्स 10 मतलब ज्यादा वाला रीजन डीशील्डेड रीजन होगा। डीशील्डेड रीजन। सो दो चीजें हमने पढ़ी थी, शील्डेड रीजन एंड डीशील्डेड रीजन। तो मैं केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन लिखता हूं कि शिफ्ट इन द पीएमआर सिग्नल बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। और क्या होता है देखिए, मैं एक बार छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं। शिफ्टिंग किस में हो रही है? इन द पीएमआर सिग्नल में बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? या तो डीशील्डिंग या शील्डिंग की वजह से। मींस यहां से प्रॉपर है, या तो शील्डिंग की वजह से या डीशील्डिंग की वजह से। शिफ्टिंग इन द पीएमआर सिग्नल आइदर या तो शील्डिंग की वजह से या फिर डीशील्डिंग की वजह से। बाय द किसकी वजह से हो रही है? बाय द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। सो हमारे पास डेफिनेशन होगी बहुत इजी से वे में, हम इसको याद रखते हैं। ये मैं रब करता हूं, शील्डेड डीशील्डेड रीजन। तो हमने कहा कि केमिकल शिफ्ट, हाउ वी विल डिफाइन द केमिकल शिफ्ट? तो शिफ्टिंग इन द पीएमआर सिग्नल बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग बाय द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट की हमारे पास डेफिनेशन यहां से कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने दूसरे लेक्चर में हमने कुछ जब इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट किया था तो हमने एक रेफरेंस सोल्वेंट लिखा था वहां पर, जिसको हमने लिखा था TMS। हमने बात की थी TMS में क्या, इसका अगर जो स्ट्रक्चर लिखते हैं टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल होंगे और सिलीन, सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन CH3 एंड CH3 1 2 3 4 सिलिकॉन, ठीक है। अब सिलिकॉन क्या है? अगर जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कंपेयर करता हूं तो सिलिकॉन आता है हमारे पास कार्बन के नीचे, कार्बन सिलिकॉन। हमने याद भी किया था, केमिस्ट्री सर जनरली हैव सम प्रॉब्लम। सो कार्बन सिलिकॉन डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो रहा है हमारे पास? अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो डीशील्डिंग हो रही है, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है डाउन द ग्रुप। सिलिकॉन की बात करें और कार्बन की बात करें, बिकॉज द कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में क्या होगा? शील्डिंग और कार्बन में
डी शील्डिंग, अगर जो इन दोनों का कंपेयर करें तो अगर जो मैं यहां पर कार्बन लगा देता हूं और एक सिलिकॉन होगा, मैं यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, जगह कम है यहां पर, सपोज मैंने ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया कि CH3 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 और बीच में कार्बन, तो दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो CH3, एक यहां पे CH3 हुआ और एक ये वाला CH3 हुआ, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूं तो कौन सा डीशील्ड रीजन में जाएगा और कौन सा शील्डेड रीजन में जाएगा, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बिकॉज सिलिकॉन एंड कार्बन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी देखते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है, सो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये आएगा शील्डेड रीजन में और ये वाला सिग्नल आएगा समहाउ डीशील्डेड रीजन में। इसके कंपैरिजन में अगर जो कंपैरिजन की बात करें, दोनों का कंपैरिजन की बात करते हैं, तो जनरली इन चारों CH3 से जो टोटल हमारे पास 3 3 6 3 9 और 3 12 प्रोटॉन मिलते हैं, 12 हाइड्रोजन मिलते हैं। इन 12 के 12 हाइड्रोजन की वैल्यू हमारी 0 पे आती है। TMS मींस TMS की वैल्यू हमारे पास 0 पे आ रही है। अब हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन बनती है केमिकल शिफ्ट की, शिफ्टिंग इन द PMR सिग्नल बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग बाय द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू TMS। ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है। क्या? शिफ्टिंग इन द PMR सिग्नल बिकॉज ऑफ शील्डिंग और डीशील्डिंग बाय द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू TMS इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। यहां पर हमारी ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है और केमिकल शिफ्ट की जो डिस्कशन था हमारे पास केमिकल शिफ्ट का वो फिनिश हो जाता है। यहां पर एक नई चीज आती है, वाई द, अब क्वेश्चन आता है कि ये TMS है, ये सोलवेंट है, लिक्विड फॉर्म में होगा, वाई द TMS यूज एज ए रेफरेंस सोलवेंट, इसकी वैल्यू 0 पे क्यों आ रही है, वो हम डिस्कस करते हैं। सो हम बात कर रहे थे TMS की, TMS ही रेफरेंस सोलवेंट क्यों यूज किया जाता है। सो वाई द TMS यूज एज ए रेफरेंस सोलवेंट, फर्स्ट पॉइंट इज TMS has 12 magnetic equivalent proton। 12 magnetic equivalent proton है, all are the magnetically equivalent because सभी सेम सिलिकॉन से अटैच होंगे। all are the magnetically equivalent proton, so TMS value is very large, मतलब इसका सिग्नल बहुत बड़ा आएगा और शार्प आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12, तो 12 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का जितना सिग्नल आएगा उससे 12 टाइम्स मोर आएगा। तो रेफरेंस सोलवेंट हमको क्लियर कट दिखना चाहिए कि 0 यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमको वो रेफरेंस सोलवेंट चूज करना है जो हमारे कंपाउंड से रिएक्ट ही ना करे। सपोज मुझको कोई कंपाउंड उसका NMR करना है, किसी कंपाउंड का NMR करना है और हमने उसमें कुछ ऐसा रेफरेंस डाला कि उन दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स ही बना दिया, तो हमारा कंपाउंड तो खराब। सो इनर्ट रेफरेंस सोलवेंट के लिए इनर्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इट इज केमिकली इनर्ट, TMS केमिकली इनर्ट है और हाईली वोलेटाइल। सपोज मेरे पास दुनिया का कोई एक ऐसा कंपाउंड बना था कि वो सिर्फ दुनिया में 3 या 5 mg तक ही होगा, उसके बाद कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैंने उसका मुझे उसका NMR करना पड़ गया, तो अगर रेफरेंस सोलवेंट उसके साथ अटैच हो जाए या हाईली वोलेटाइल ना हो, मतलब उसके साथ ही रहे, तो वो तो कंपाउंड खराब हो जाएगा। मींस मेरा रेफरेंस सोलवेंट ऐसा होना चाहिए कि मैंने उससे NMR किया और उसको हल्का सा गर्म किया तो वो अपने आप उड़ गया और मेरा कंपाउंड एज इट इज सेफ रह गया। तो ये भी प्रॉपर्टी उसकी मस्ट होनी चाहिए कि इट शुड बी केमिकली इनर्ट एज वेल एज हाई वोलेटाइल। मींस थोड़ी देर रखो और वो अपने आप उड़ जाए, तो TMS की ये प्रॉपर्टी है। TMS इज मिसिबल विद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ TMS मिसिबल होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो मिसिबल नहीं हुआ
तो उसका सिग्नल प्रॉपर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं आएगा। देन फिर टीएमएस प्रोटॉन कम्स टुवर्ड शील्डेड रीजन। शील्डेड रीजन मतलब जीरो की तरफ आएगा एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक सोल्वेंट कंपाउंड्स। जो हमारे पास दूसरे बहुत सारे कंपाउंड होंगे उनके कंपैरिजन में टीएमएस की वैल्यू जीरो पर रहेगी। बिकॉज क्यों रहेगी जीरो पे? क्योंकि हमने बात की थी कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, तो सिलिकॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर जो हम सिलिकॉन की कंपेयर करें तो हमारे पास होती है 1.8। सो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से कम रहेगी। सो दैट्स वाई ये जीरो की तरफ आता है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन से जुड़े हुए सभी एटम रहेंगे, तो उनके कंपैरिजन में सिलिकॉन हमारा जीरो की तरफ आएगा, मींस शील्डेड रीजन की तरफ आएगा। दीज आर द 4 पॉइंट्स by which we can say that TMS is used as a frequently reference solvent in the NMR spectroscopy। एक रेफरेंस सोल्वेंट और है। अब देखिए TMS की एक खास बात बताते हैं। TMS जो सोल्यूबल है वो मोस्टली सोल्यूबल है नॉन पोलर सोल्वेंट में। अब क्वेश्चन आता है नॉन पोलर, हमने बात करी थी टीएमएस हमारे सोल्वेंट में सोल्यूबल होना चाहिए। सोल्वेंट हमारा जो हम जिसमें भी हम स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, सपोज मैंने स्टडी किया CdCl3, मतलब CdCl3 में टीएमएस पूरी तरह से डिसोल्व होना चाहिए, तभी टीएमएस का फायदा है। अगर मैंने कहा मेरे पास एक नया क्वेश्चन बन के आता है कि मेरे पास अगर जो सिर्फ और सिर्फ पोलर सोल्वेंट होगा देन फिर क्या होगा? फिर क्या मैं टीएमएस को यूज कर सकता हूं रेफरेंस सोल्वेंट के लिए? उसमें तो हमारा रेफरेंस सोल्वेंट पोलर ही होगा। उसको हम बोलते हैं पोलर सोल्वेंट के लिए जो हम रेफरेंस सोल्वेंट यूज करते हैं DSS। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना इसको। DSS अभी मैं लिखता हूं इसको रब करके। DSS यूज एज ए रेफरेंस सोल्वेंट इन द पोलर सोल्वेंट। जो पोलर सोल्वेंट में हमारे पास जो रेफरेंस सोल्वेंट रहेगा वो हमारा DSS रहेगा। DSS का भी हम जिक्र करते हैं अभी। सो ये दीज आर द 4 पॉइंट। फर्स्ट द मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन थे, शार्प सिग्नल था, बड़ा लार्ज सिग्नल था। दूसरी बात हमने बोली कि केमिकल इनर्ट था और हाईली वोलेटाइल, मींस कंपाउंड से जल्दी ही निकल सकता था ये। तीसरी हमने बात बोली कि मिसिबल विद द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्वेंट, उसके साथ मिसिबल रहेगा। देन इट कम टू द शील्डेड रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है शील्डेड रीजन में आ रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है, रेदर देन other organic compound because the silicon is electropositive than carbon। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है why the TMS use as a reference solvent in NMR spectroscopy और PMR spectroscopy। so हम बात कर रहे थे TMS versus DSS की। so DSS use as a reference solvent in case of polar solvent and TMS used as a reference solvent in case of non-polar solvent। DSS DSS। सो हमारे पास नेमिंग कैसे रहेगी इसकी? 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 तक 1 2 3 4 5 हमारे पास रहेगी। अब क्वेश्चन आता है कि 5 जो हमारा सिलिकॉन था, सिलिकॉन हमारा चेन का एक पार्ट रहेगा। अब हमको पोजीशन भी डिफाइन करनी है, किस पोजीशन पे सिलिकॉन है, तो हमने यहां पे पोजीशन डिफाइन कर रखी है। 2 पे डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल 2 पोजीशन पे सिलिकॉन, सिला 1 2 3 4 5 के लिए पेंट, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड, एन 5 पे सल्फोनेट, 2 डाइमिथाइल 2 सिला पेंटेन 5 सल्फोनेट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एंट्रेंस में कई बार पूछा जाता है कि पोलर सोल्वेंट में रेफरेंस सोल्वेंट हम क्या यूज करें, कि वो नाम होगा उसका DSS, 2 डाइमिथाइल 2 सिला पेंटेन 5 सल्फोनेट। TMS नॉन पोलर के लिए रहेगा।
सो अब हम केमिकल शिफ्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ए कंपाउंड कंटेन टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स विच एग्जिबिट सिग्नल एट वन इज 150 हर्ट्ज और अदर इज 450 हर्ट्ज। देखिए मैं जो यहां पर एक वैल्यू बताई है हर्ट्ज, ये ध्यान रखना, डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस, मतलब डाउनफील्ड डीशील्डेड रीजन में फ्रॉम द टीएमएस, टीएमएस तो 0 पे आएगा, तो उससे ज्यादा 150 और 450 हर्ट्ज पर दो सिग्नल आए हैं। ये हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है, हम इसको डेल्टा और पीपीएम वैल्यू में भी कन्वर्ट करेंगे। व्हेन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 100 मेगाहर्ट्ज। अब ये देखिए यहां पे हर्ट्ज की बात की थी, यहां पर मेगाहर्ट्ज की। जहां पर भी मेगाहर्ट्ज की बात आ रही है, इट मींस कि वो हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मींस वो हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जिस वो वैल्यू रहेगी हमारी स्पेक्ट्रोमीटर की, वो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू रहेगी, उतनी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। व्हाट विल बी द रिलेटिव पोजीशन इफ मेजर्ड एट 300 मेगाहर्ट्ज। 100 मेगाहर्ट्ज पे तो ये दो सिग्नल आ रहे हैं, 300 मेगाहर्ट्ज पर कितने सिग्नल आएंगे? सो पहले हम इतनी ही बात करते हैं। आल्सो गिव द केमिकल शिफ्ट डेल्टा और टाउ वैल्यू में हम केमिकल शिफ्ट भी लिखेंगे। पहले हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि 100 मेगाहर्ट्ज पर ये सिग्नल आ रहा है तो 300 पे कितना आएगा? सिंपल सी इक्वेशन है। फर्स्ट केस में मैं कहता हूं 100 मेगाहर्ट्ज पर हमारी वैल्यू आती है 150, 1 पे 150 डिवाइड बाई 100 एंड 300 मेगाहर्ट्ज पर कितनी आएगी? अगर मैं मेगाहर्ट्ज भी लिखता हूं यहां पर, छोटा सा लिखता हूं मेगाहर्ट्ज मल्टीप्लाई बाई 300 मेगाहर्ट्ज, ये वैल्यू से वैल्यू कट गई, मेगाहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज की वैल्यू बचती है। सो हमारे पास वैल्यू आती है 15 3 4 हर्ट्ज। ये किसकी वैल्यू आई है? 150 वाले की। मतलब मैं इसको ए लिखता हूं, ए प्रोटॉन की वैल्यू आती है हमारे पास 450 हर्ट्ज जब वो 300 मेगाहर्ट्ज पर रेजोनेट होता है। अब जो 450 वाला रेजोनेट होगा तो कितनी आएगी? 100 पे आती है 450, देन 1 पे 450 डिवाइड बाई 100, देन 300 मेगाहर्ट्ज पे आएगी वैल्यू 0 ठीक है 1350 हर्ट्ज हमारी वैल्यू आ रही है। ये किसकी आएगी वैल्यू? इसको मैं नाम देता हूं बी। अब क्वेश्चन आता है, मैं इस इक्वेशन को रब करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है यहां पर। मैं इक्वेशन को रब करके मैं पूछता हूं कि इसको हम डेल्टा वैल्यू, इसकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी और इसकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी? सो डेल्टा वैल्यू के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वट एवर जो भी आपकी रेजोनेट वैल्यू होगी डिवाइड बाय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज डिवाइड बाय 100, इट विल कम आउट थ्रू 1.5 डेल्टा। ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है इन केस ऑफ डेल्टा। अगर जो टाउ में निकालेंगे हम तो 10 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू टाउ। तो ये वैल्यू अगर जो ए की मैं यहां पर लिखता हूं, ए की टाउ वैल्यू क्या होगी? सो इट कम्स टू बी 10 माइनस 1.5, इट विल बी 8.5 डेल्टा। अगर यही वैल्यू हम निकालते हैं 450 के लिए, बी के लिए ये वैल्यू क्या होगी?
450 डिवाइड बाय 100, सो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहां पर 4.5 डेल्टा, 4.5 डेल्टा। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी बी के लिए 4.5 डेल्टा आ गई। वही सेम कंपाउंड है, वही सेम कंपाउंड, मतलब ए प्रोटॉन तो हमारा आया था 150 पे, और वही सेम कंपाउंड उसी का दूसरा प्रोटॉन आ रहा है हमारा 450 पे। व्हेन हमने जब स्पेक्ट्रा रन किया 100 मेगाहर्ट्ज पर, जब हमने 300 मेगाहर्ट्ज पर रन किया तो ए की वैल्यू आई है 450 और बी की वैल्यू आई है 1350। क्या, अब क्वेश्चन यहां पे फिनिश हो गया। अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि क्या डेल्टा वैल्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद, ध्यान देना मैं किसकी बात कर रहा हूं, डेल्टा वैल्यू की। डेल्टा वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेल्टा वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे हमने क्या कहा था, जितने पे वैल्यू आई है डिवाइड बाय जितनी हमने पावर उसको दी है। 300 मेगाहर्ट्ज में हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली 450, पावर कितनी दी थी 300। सो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, 450 डिवाइड बाय 300, सो वैल्यू कम कितनी आएगी 1.5 डेल्टा। ये तो वैल्यू सेम आ गई, 1.5 1.5, ए की वैल्यू 1.5 आएगी दोनों केस में, आइदर वो 100 मेगाहर्ट्ज पे किया जाएगा या 300 मेगाहर्ट्ज पे। तो फर्क क्या हुआ, इस पे मोर क्लियर वैल्यू आएगी। अब जैसे फोटो खींचते हैं ना, फोटो एक तो नॉर्मल प्रिंट होता है, एक एचडी होता है, एक अल्ट्रा एचडी, तो हम इसको बोल सकते हैं एचडी। अगर हम इसी को 500 मेगाहर्ट्ज पर हम स्टडी करें तो ये अल्ट्रा एचडी, इससे ज्यादा वैल्यू पे भी हम स्टडी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू पे स्टडी करेंगे उतना हमको क्लियर स्पेक्ट्रा मिलेगा, उतनी क्लियर स्प्लिटिंग, या फाइनली हम बोल सकते हैं उतना क्लियर हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी फोर्स उसमें मिलेगी जो जिससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कंपाउंड को। बी का भी हम कैलकुलेट करते हैं। सो इसके डिवाइड में डायरेक्ट मैं यहां पर कर देता हूं 300, सो इट आल्सो कम्स टू 4.5 डेल्टा। सो हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर हमने रेजोनेटिंग वैल्यू बढ़ा दी है, आइदर 300 की है या 500 की है, 500 पे आप खुद भी ट्राई करके देखना कि ये 500 पे कितनी वैल्यू देगा, ये कितनी वैल्यू देगा, और उसके बाद फाइनली अगर जो हम 500 से डिवाइड करके डेल्टा वैल्यू निकालेंगे क्या वो सेम आ रही है क्या नहीं, उससे क्लियर होगा हमारे पास कि हम चाहे कितने मेगाहर्ट्ज पर बात कर लें, हमारे पास जो डेल्टा वैल्यू है, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, दैट डजंट चेंज, वो 1.5 रहेगी। आइदर आप 100 पे करो या 300 पे करो या फिर 500 मेगाहर्ट्ज की बात करें, सेम बी प्रोटॉन की भी वैल्यू 4.5 ही रहेगी। आइदर वो 100 की बात हो रही है या 300 मेगाहर्ट्ज की बात हो रही है या 500 मेगाहर्ट्ज की बात हो रही है, डेल्टा वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि दो प्रोटॉन थे मेरे पास, एक तो 150 पे आ रहा था और दूसरा 450 पे आ रहा था जब हमने 100 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू अप्लाई की। देन अगर जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 300 वैल्यू हमने ले ली, 300 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने ले ली, उस पर हमने रन किया तो 100 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू वाले की बात करते हैं। तो सॉरी, हाँ 150 मेगाहर्ट्ज, वो 150 हर्ट्ज की बात करते हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास टोटल बन के आ रही है 450। और अगर जो हम 450 हर्ट्ज वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, वहां से हमको बन के आ रही है वो वैल्यू 1350। बट अगेन मेरा क्वेश्चन क्या था कि हमने केमिकल शिफ्ट कैसे निकाला कि जो हमारे पास वैल्यू थी डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग वैल्यू, हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या बनती है, अगर डेल्टा वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी।
सो हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकल आती है, कितने हमारे पास डेल्टा वैल्यू आ गई है। ठीक है, सो हमने डेल्टा वैल्यू को टाउ वैल्यू में भी कन्वर्ट कर दिया कि एक ही डेल्टा वैल्यू हमारे पास 1.5 आई थी, तो टाउ वैल्यू 10 माइनस 1.5 8.5। अगर मैं 4.5 वाले की बात करता हूं बी की, तो टाउ वैल्यू कितनी आएगी 5.5, राइट, 5.5 डेल्टा। चलिए यहां पे हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपको ये भी बोला जा सकता है, इसको रिवर्स में पूछा जा सकता है कि डेल्टा वैल्यू हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1.5 है। देखो मैं इसको दोबारा रिवर्स में लिखता हूं कि दो वैल्यू दे दी हमको, 100 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई की, 1 प्रोटॉन रेजोनेट एट 1.5 डेल्टा एंड बी प्रोटॉन रेजोनेट एट 4.5 डेल्टा। इतनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आई है। देयर व्हाट विल बी द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ हर्ट्ज। हर्ट्ज में वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास वो वैल्यू आएगी। सो यहां पर ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अक्सर बीएससी में एग्जाम में पूछा जाता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बड़ा पेट सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, तो मोस्टली क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको कैसे भी रोटेट करके, कैसे भी घुमा फिरा सके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट दोबारा से हम बात करते हैं कि शिफ्ट इन द पीएमआर सिग्नल बिकॉज ऑफ शील्डिंग और डीशील्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। अगर जो मेरा ये टीएमएस हुआ तो शिफ्ट इन द पीएमआर सिग्नल, इससे थोड़ा सा या ज्यादा भी जितना भी शिफ्ट होगा वो हमारा केमिकल शिफ्ट होगा। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको शिफ्टिंग पे, जिसके ऊपर ये शिफ्टिंग डिपेंड रहती है। फर्स्ट चीज हमने पहले पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम्स अंडर इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात की थी अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट हमने कर लिए हैं। और थर्ड इफेक्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम आज पढ़ते हैं। वन इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बात की थी प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा। अगर मैं सीधा डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं CH3, मैं एग्जांपल लिखता हूं डायरेक्ट CH3 फ्लोरीन, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन और CH3 आयोडीन। सो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? अगर हम बात करें तो फ्लोरीन बिन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम हो रही है। कम होने की वजह से ये रीजन किस में आएगा? शील्डेड और डिशील्डेड। शील्डेड मतलब जो बहुत ज्यादा शील्ड करना, शील्ड तो इलेक्ट्रॉन की खत्म कर दी फ्लोरीन ने, सो ये डीशील्डेड रीजन में जाएगा। डीशील्डेड मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू ये, फिर ये और सबसे कम ये वाली वैल्यू। ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में फिनिश कर लिया। अनदर इज अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, ये भी हमने बात कर ली कि मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूं कि डबल बॉन्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी बिकॉज ऑफ अनिसोट्रोपिक इफेक्ट। बिकॉज ऑफ अनिसोट्रोपिक इफेक्ट क्या आता है? ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इधर ये परपेंडिकुलर रहेगा, डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड पैरेलल रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू आई, देन फिर सिंगल बॉन्ड की वैल्यू। सो दूसरा फैक्टर भी फिनिश हो गया, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अदर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सबको पता है क्या चीज होती है? यस, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? इट इज द बॉन्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करती है? अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एक एग्जांपल लिखता हूं, मेरे पास OH समथिंग कोई भी R ग्रुप हुआ, फ्री रहा, ये फ्री मतलब फ्री फ्रॉम H बॉन्डिंग, मतलब इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देन इसकी वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू आप खुद कंपेयर करना,
मैं एक बार एग्जांपल लिखता हूं और दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही डालता हूं मैं, जिसमें मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही थी, या वो इंटरमोलिकुलर होगी, इंट्रामोलिकुलर होगी, व्हाटएवर जैसी भी रहेगी, हम बाद में बात करते हैं वो क्या बॉन्डिंग रहेगी। अब ये मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता हूं। इसके कंपैरिजन में, इसके दोनों के कंपैरिजन अगर जो हम करते हैं तो किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। अब यहां पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको समहाउ रिड्यूस कर रहा है, मींस अपनी तरफ विड्रा कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी और यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी मींस फ्री फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फ्री रहेगा ये। तो उस केस में क्या होगा, कौन सी वैल्यू डीशील्डेड आएगी, कौन सी शील्डेड आएगी, आप खुद जज कर सकते हो। हमने बोला था जब इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, मींस खत्म हो जाता है, कम होता है, तो वो शिफ्ट आता है हमारा डीशील्डेड, राइट, डीशील्डेड रीजन में। तो डीशील्डेड रीजन कौन सा हुआ हमारा, दिस वन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा डीशील्डेड रीजन। अब क्वेश्चन आता है, हम बात करते थे दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किस में डीशील्डिंग ज्यादा रहेगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, कौन सी रहती है, जनरली देखा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहां पर इस केस में हमारे पास ज्यादा डीशील्डेड रीजन में जाएगा रेदर देन इंट्रा के कंपैरिजन में। चलो हम बात करते हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने बात की, अगर जो एक फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा मॉलिक्यूल और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, देन डीशील्डेड रीजन में जाएगा हमारे पास, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीशील्डेड रीजन में जा रहा है। अगर जो हम वैल्यू कंपेयर करें, इसकी वैल्यू 0.8 से 1.5 तक डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सोलवेंट, इतना डेल्टा जा सकता है। किसी बुक में ये वैल्यू 1 तक ही रहेगी, डिपेंड करता है अलग अलग क्या हम सोलवेंट यूज कर रहे हैं। अगर हम डीएमएसओ सोलवेंट यूज करेंगे उसमें वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, अगर नॉन पोलर सोलवेंट यूज करेंगे उसमें बिल्कुल कम हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें वैल्यू 0.8 और 0.5 तक भी जा सकती है। एक आप रेंज लिख सकते हो। अब एक चीज और बात बताते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर हो रही है, दीज आर द एक्सचेंजेबल प्रोटॉन, हम एक्सचेंजेबल प्रोटॉन की नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, उनकी वैल्यू हमारे पास वेरी करती है, बहुत ज्यादा वेरी करती है। अब ये वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वैल्यू हमारे पास 2.5 से लेके अप टू 5 और मोर देन 5 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अगर जो ये एरोमेटिक रीजन में हुआ, मींस फिनोल और या कुछ और जिसमें इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहेगा, तो उसमें हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा भी जा सकती है। सो नाउ क्वेश्चन था हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, कौन कौन से फैक्टर थे। फर्स्ट इज द इंडक्टिव फैक्ट, जो हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही कि अगर जो -I इफेक्ट रहा, -I इफेक्ट रहा मींस फ्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रा किए, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो वैल्यू ज्यादा आएगी। सो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास -I इफेक्ट कम होता जाएगा तो वैल्यू कम होती जाएगी। अनदर इफेक्ट इज एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में हमने कहा कि ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर ये परपेंडिकुलर रहेगा या पैरेलल रहेगा। परपेंडिकुलर का केस हमने लास्ट वाले लेक्चर में फिनिश कर लिया था, तो हमारे पास ऑर्डर ये रहेगा। देन नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्टिव, इट इज द बॉन्डिंग बिटवीन द वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम विद हाइड्रोजन एटम। सो हमने दो एग्जांपल लिए, वन फ्री फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब कर दी, विड्रा किया थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो ये वाला हाइड्रोजन होगा दैट विल कम टू इन डीशील्डेड रीजन, मींस इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू दिस। सो आज हमारे पास केमिकल शिफ्ट हो गया, केमिकल शिफ्ट के साथ टीएमएस की प्रॉपर्टी होगी, टीएमएस की प्रॉपर्टी के साथ हमने दो सोलवेंट पढ़े हमने, एक तो टीएमएस यूज एज रेफरेंस सोलवेंट, वन इज द डीएसएस जो हमने इस साइड में लिखा था, डीएसएस वो यूज होता है हमारे पास पोलर सोलवेंट के लिए। अनदर उसके बाद फिर हमारा टॉपिक शुरू हुआ था
एक क्वेश्चन किया था उसके बाद हमने क्वेश्चन में हमने लिखा था कि टोटल हमने केमिकल शिफ्ट निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। 100 मेगाहर्ट्ज पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और 300 या 500 मेगाहर्ट्ज पर कितने हर्ट्ज में वैल्यू रेजोनेट करेगा। मींस जैसे हमने 1.5 की वैल्यू लिखी थी, सो अलग अलग हमने वैल्यू कैलकुलेट की। नेक्स्ट हमने बात की थी एक न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में हमने केमिकल शिफ्ट निकाला है और डेल्टा वैल्यू और टाउ वैल्यू भी निकाली है। एक बार एग्जांपल देखना वो। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट। देयर आर द 3 फैक्टर व्हिच अफेक्ट द केमिकल शिफ्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, अनिसोट्रोपिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू।